प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस की स्टेट विजिट पर हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के क्या मायने हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। प्रदीप जी, अगर हम इस यात्रा की बात करें तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित होगी ये यात्रा? नहीं देख, केवल भारत ही नहीं, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए और दुनिया भर के देशों के लिए जो है ये यात्रा फायदेमंद होगी। उसकी कई वजह हैं। एक तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो शीत युद्ध का समय था वो बीत चुका है। अमेरिका जो सबसे बड़ी ताकत था, यूनिपोलर वर्ल्ड वर्ल्ड बन गया था, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, लेकिन चीन की ताकत बढ़ रही है। लेकिन चीन के साथ समस्या ये है विश्वास की कमी। लोगों को भरोसा नहीं है चीन पर कि वो कब क्या करेगा, किस तरह की नीति होगी। दूसरा, उसकी विस्तारवादी नीति है जो है, उसका विरोध है। तो इन सब बातों को लेकर जो है अब धीरे धीरे दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका, यूरोप, सभी देशों को ये लगता है कि अगर चाइना को रोकना है, अगर चाइना पर अंकुश रखना है, तो भारत को साथ लेना ज़रूरी है। चाइना आज जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसके जवाब में चीन की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है, कहा है कि अमेरिका भारत को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यानी चीन ये मान रहा है कि अमेरिका की ढाल भारत है, और ढाल हमेशा जो है मजबूत होती है। कमज़ोर चीज़ को तो ढाल नहीं बनाते आप। तो एक तरह से वो स्वीकार कर रहा है कि भारत मजबूत हो रहा है। दूसरा रिएक्शन जो उसमें था वो ये था कि भारत को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है चीन के विस्तार को रोकने के लिए। तो इसका मतलब भारत की ताकत को आप फिर एक बार स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को साथ लेकर दुनिया चीन को रोकने में कामयाब हो सकती है। तो इस सब को देखते हुए, और दूसरा, प्रधानमंत्री का जो रवैया है, जिस तरह का रूस यूक्रेन के युद्ध के समय उन्होंने स्टैंड लिया, तो एक एक बात बड़े स्पष्ट रूप में अमेरिका को कई सालों से भारत बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक बात समझिए, अभी जो जो बाइडेन हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और डेमोक्रेट्स हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। आज स्थिति बदली हुई है। रिपब्लिकन्स हमारे समर्थन में थे, अब भी हैं, जिसके डोनाल्ड ट्रंप लीडर हैं, राष्ट्रपति रहे। अब स्थिति भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ के हिसाब के आधार पर संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि भारत के और अमेरिका के वैल्यूज सिस्टम में बहुत फ़र्क है। वो दोनों दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ सकता। हमारी संस्कृति अलग है, आपकी अलग है। आपके यहाँ से बहुत से लोग, ऐसे संस्थान हैं, आपके सांसद हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, जो भारत में हर समय या तो मुस्लिम हितों का मामला उठाते रहते हैं, या फिर जो है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का मामला उठाते रहते हैं, रिलीजियस फ्रीडम का मामला उठाते रहते हैं। हम हम अब जो काम कर सकते हैं वो शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर, कि हम दोनों देशों का लाभ किस में है, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हों जिससे हम परस्पर जो है वो सहयोग बढ़ा सकें। तो भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जो उसको न्यूक्लियर डील के बाद भी नहीं मिली। उम्मीद थी कि अब जो है मिलेगी, वो मिले नहीं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको स्पेस की टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके अलावा जो है आर्थिक क्षेत्र में हमको अमेरिका की मदद चाहिए। और चीन से जो डिसलोकेशन हो रहा है, जो कंपनियां निकल रही हैं, खासतौर से अमेरिकी कंपनियां अगर निकल रही हैं, तो भारत में अपना जो है वो बेस बनाएं, इसकी कोशिश है भारत की। और हमें अगर हम बात करें कोविड काल की, जिस तरीके से कोरोना संकट के दौरान दुनिया को पता चला कि अगर सप्लाई चेन सिर्फ चाइना उसको कंट्रोल किए बैठा हुआ है, तो उसके बाद उन लोगों की पॉलिसी बदली। तो इससे क्या इस यात्रा के बाद जो है भारत में और भी इस तरह की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन की लिए, जो प्रोडक्शन के लिए भारत को ऑप्ट करेंगी, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। देखिए, सप्लाई चेन का डिपेंडेंट होना किसी एक देश पर, या एक देश की मोनोपोली होना, ये दुनिया के हित में नहीं है। वो देश किस तरह का व्यवहार करेगा, क्राइसिस में क्या करेगा, ये किसी को पता नहीं है। खास तौर से अगर वो देश चीन हो, तो और ज़्यादा समस्या है।
इसलिए दूसरे डेस्टिनेशन के रूप में भारत सबको सबसे सही लगता है, सबसे जो है अनुकूल लगता है। उसकी वजह है सबसे बड़ा बाज़ार है यहाँ पर। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तीसरा सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी है। उसके अलावा हमारा जो हमारी जो आबादी है वो अब हम चीन से आगे निकल गए हैं। तो कंजम्पशन के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है भारत में। ये सब दिखाई दे रहा है। उसके अलावा पिछले 9 साल में रेड टेप को जिस तरह से कम किया गया है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाया गया है, उससे बाहर की कंपनियों को लग रहा है कॉर्पोरेट टैक्स जिस तरह से उसमें कटौती की गई 2020 में, उन सब को मिलाकर भारत एक नए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है दुनिया भर में। और देश हैं जैसे वियतनाम है, लेकिन वियतनाम की जो जो इकॉनमी है कुछ मिलियंस में है। हम पौने 4 ट्रिलियन के पास, मिलियन नहीं बिलियन में है। हम पौने 4 ट्रिलियन के पास पहुंच रहे हैं। तो वियतनाम चाहे भी तो उसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी इकॉनमी की जो भारत की है। तो इसलिए भारत की ओर सब जितने भी विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, सब देख रहे हैं। दूसरी, हमारी करेंसी जिस तरह से मजबूत हो रही है और हम जिस तरह से अलग-अलग देशों के साथ रुपए में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इन सब को देखते हुए दुनिया भर के देशों और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री उनको बॉस कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता है, तो कुछ तो है मोदी में, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए इस समय जो है विन-विन सिचुएशन है। भारत इसका कितना लाभ उठा पाता है, ये देखने की बात होगी। सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री की विजिट से पहले की अगर हम बात करें, तो राहुल गांधी भी अमेरिका पहुंचे हुए थे। तमाम तरीके की बातें उन्होंने कहीं, स्टेटमेंट दिए। तो राहुल गांधी की यात्रा और प्रधानमंत्री की यात्रा, दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? ज़मीन आसमान का फ़र्क देखते हैं। राहुल गांधी की यात्रा प्रधानमंत्री की यात्रा का माहौल ख़राब करने के लिए थी। स्वीडन बेस्ड कई कई जो है थिंक टैंक और एनजीओ हैं, जो काफ़ी समय से एक अभियान चला रहे हैं, काफ़ी समय से क्या, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, कि भारत में इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। यही बात राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ अधिनायकवाद है, यहाँ इमरजेंसी से बुरा हाल है, यहाँ मुसलमानों का हाल बहुत मुसलमान नहीं कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है। जबकि पूरी दुनिया ये मानती है कि अगर मुसलमान सबसे अच्छी स्थिति में किसी देश में है तो वो भारत है। समस्याएं हर जगह हैं, ऐसा नहीं कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की कोई जो है कोई डिफ़िकल्टी या उनकी कठिनाई नहीं है। सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ एक संतुलन के दायरे में देखी जाती है। हर चीज़ की का एक अनुपात होता है। क्या वो अनुपात से ज़्यादा बिगड़ गया है? ये क्या दिखाई दे रहा है ऐसा? ऐसा तो दिख नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की कोशिश थी कि आप बताने की कोशिश कि जो जो आप मोदी को समझते हैं वैसा नहीं है। जो भारत के बारे में आपकी छवि है वैसी नहीं है, गलत है। भारत की छवि हम असली हम बता रहे हैं। मोदी क्या हैं ये हम बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये थी कि इस यात्रा का प्रभाव कम किया जा सके। इस यात्रा को थोड़ा उसका इसका स्टेटस थोड़ा गिराया जा सके। मुझे लगता नहीं कि उनको कोई कामयाबी मिली। सर, यहाँ एक और सवाल उठता है। रूस की बात अगर हम करें तो रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और ख़ास तौर पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी कहीं न कहीं भारत पर सवाल उठते रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो साफ-साफ बार-बार वो कह रहे हैं कि तेल खरीदा जा रहा है और जिसका जवाब भारत बड़े सटीक तरीके से दे रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या जो बातचीत होगी उसमें रूस का भी मुद्दा उठेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल उठेगा। रूस का उठेगा, चीन का मुद्दा उठेगा, पाकिस्तान का भी उठेगा, दुनिया के दूसरे देशों क्वाड का मुद्दा उठेगा। लेकिन इस सब को आप देखिए कि रूस-यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका और यूरोप ये उम्मीद कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी हैं, यूक्रेन में डेमोक्रेसी है, रूस में डिक्टेटरशिप है, भारत डेमोक्रेटिक देश है, तो भारत हमारा साथ देगा। भारत ने कहा कि हम इस आधार पर, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए।
आपने कब कब डेमोक्रेसी के खिलाफ काम नहीं किया है। हम किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, जिसकी तारीफ अमेरिका ने भी की, दुनिया के बाकी देशों ने की। भारत ने ये बताने की कोशिश की कि हमारे लिए जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, भारत रूस से क्रूड ऑयल ले रहा है, रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आपको अपनी ज़रूरत हो, जो जो एस जयशंकर ने कहा कि जितना भारत, उस समय की बात थी कि जितना भारत रूस से खरीद रहा है तेल, उतना आप जो है 15 दिन में खरीद लेते हैं, जितना हम जो है 3 महीने में हमने खरीदा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये नहीं हो सकता कि आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखें और हमसे कहें कि बाकी दुनिया का जो है वो आप हित देखिए, अपना हित छोड़ दीजिए। भारत ने कहा हमारे लिए पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि अगर भारत रूस से तेल न खरीदता, तो आज तेल के दाम इतने होते कि महंगाई इतनी बढ़ गई होती कि हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता। तो कौन बचाने आता? इन देशों में से हम डेमोक्रेसी हैं, इसलिए मदद के लिए तो कोई आता नहीं। तो हमको अपना हित तो हमको ही देखना पड़ेगा। अगर हम ही अपना हित नहीं देखेंगे, तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करें? सर यहाँ पर एक और चीज़ जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है, एक तो ड्रोन, जो युद्ध के लिए ड्रोन होते हैं, उस टेक्नोलॉजी के लिए कहीं न कहीं भारत को फ़ायदा होगा ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ नासा का जो मून मिशन है, उसमें भी भारत की भागीदारी यानी चाही जा रही है कि भारत उसमें भागीदार बने। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। तो इससे भारत और अमेरिका दोनों देशों को किस तरीके से फ़ायदा होगा? देखिए, भारत की कोशिश है कि डिफेंस में और स्पेस में उसको जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, वो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट हो। और उसके लिए जो जो बातें छन कर आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 50% तक हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 80% हो सकता है। लेकिन ये एक आम सहमति है कि 100% नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा हमारे लिए वो एक अगला कदम होगा। तो अगर भारत का विकास होता है, भारत ताकतवर बनता है, तो भारत एक संतुलन वाली शक्ति बनता है चीन के खिलाफ। दूसरी बात, अगर ड्रोन हम खरीदते हैं, अगर हम फाइटर जेट खरीदते हैं या A320 A320 बोइंग विमान खरीदते हैं, तो अमेरिका में नौकरी पैदा होती है। तो फ़ायदा दोनों का है। हमें हमारी जो ज़रूरत है अपनी सुरक्षा के लिए, वो मिल रहा है और सबसे बढ़िया मिल रहा है। और उनको उनको जो है उनकी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, उनके यहाँ रोज़गार बढ़ रहा है। बेरोज़गारी की समस्या ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं है, सिर्फ भारत में है, हर जगह है, दुनिया भर में है। तो अगर उनके यहाँ रोज़गार बढ़ रहा है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनकी कंपनियों के लिए बाज़ार मिल रहा है तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी, जिसको कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। तो ये ऐसे एग्रीमेंट हैं, ये ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे दोनों देशों का हित होगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए भारत और अमेरिका, अगर हम इतिहास की बात करें तो अमेरिका भारत के बहुत ज़्यादा करीब नहीं रहा, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि रूस के ज़्यादा करीब रहा है, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं वो कहीं न कहीं सह-अस्तित्व की बात करती हैं। अमेरिका को उतनी ही ज़रूरत भारत की है जितनी भारत को अमेरिका की है। तो कहीं न कहीं दोनों देशों को एक साथ सोच समझ कर तरह-तरह की चीज़ों पर कहीं न कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नोएडा।